हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और आज फिर से एक नई वर्कशीट के साथ वर्कशीट नंबर 65 कार्यपदक पैरेट। डेट है हमारी 15/12/2020। यहाँ अपना नाम डालिएगा, कक्षा, रोल नंबर और विषय। कक्षा अध्यापक का नाम डालना ना भूलें। तो आज फ्रांसीसी क्रांति की पुनरावृत्ति भाग 3 को हम जारी रखेंगे। और भाग 3 आ चुका है, यानी कि इससे पहले भी हम भाग 1 64 वर्कशीट में कर चुके हैं, और भाग 2 माफ़ करिएगा, भाग 1 हम 63 वर्कशीट में कर चुके हैं, और भाग 2 हम 64 वर्कशीट में कर चुके हैं। तो अब शुरू करते हैं इस वर्कशीट का प्रश्न उत्तर को। तो प्रश्न नंबर 1 है, कितने प्रतिशत आबादी किसानों की थी। फ्रांसीसी क्रांति में जो है किसानों की आबादी थी 90%। ठीक है, तो जो किसानों की आबादी थी वो थी 90%। तो ये था हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। आप इसे उतार लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। किन वर्गों को जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त थे। तो प्रथम 2 एस्टेट वर्गों को जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त थे, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग। ठीक है, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त थे। प्रश्न नंबर 3 है, किसानों को कर चुकाने के अलावा क्या क्या काम करने होते थे। तो किसानों को कर चुकाने के अलावा निम्नलिखित काम करने होते थे। तो अब किसानों को कर चुकाने के अलावा भी कुछ काम करने होते थे, तो वो काम थे खेतों में काम करना। ठीक है, किसान है तो खेत में तो काम करेंगे ही करेंगे। सैन्य सेवा देना, साथ साथ सैन्य सेवा भी करते थे, यानी सैनिकों की सेवा भी करते थे। सड़कों के निर्माण में सहयोग देना, तो सड़कों के निर्माण में वो सहयोग भी दिया करते थे। ठीक है, यानी कि मजदूर बना के रखा था किसानों को फ्रांसीसी क्रांति में। तो ये था हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। आप इसे उतार लीजिएगा। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रथम और द्वितीय एस्टेट को मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार क्या था। तो अब जो प्रथम और द्वितीय एस्टेट को मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार निम्नलिखित है। राज्यों को दिए जाने वाले कर से छूट। तो अब जो प्रथम 2 एस्टेट थे ना, उन्हें राज्य को कर नहीं देना पड़ता था, यानी उन्हें राज्य को टैक्स नहीं भरना पड़ता था, उन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ता था। ठीक है, प्रथम 2 एस्टेटों को, जो थे कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग। तो ये था हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। आप इसे उतार लीजिए। और हम चलते हैं प्रश्न नंबर मतलब अनुच्छेद 2 पे। ठीक है, इस बार की वर्कशीट जो है वो अनुच्छेद में बटी हुई है, यानी कुछ पार्ट्स में है। पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, ये पार्ट 2 लेके चलते हैं। अनुच्छेद 2। प्रश्न नंबर 1 है अनुच्छेद 2 का, फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत कौन सी थी। तो आइए देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति ने हमारे लिए कौन सी विरासत सबसे महत्वपूर्ण छोड़ी। तो स्वतंत्रता और जनवाद अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। जो स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता और जनवाद का विचार जो था वो हमें फ्रांसीसी क्रांति से ही मिला है। सबसे महत्वपूर्ण जो विरासत है वो यही है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 है, यूरोप में सामंती व्यवस्था के अंत का क्या कारण रहा। तो स्वतंत्रता और जनवाद अधिकारों के विचार 19वीं सदी में यूरोप में फैलने के कारण सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। तो यूरोप में भी जो है फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पड़ा, और वहाँ भी स्वतंत्रता और जनवाद के विचार जो है लोगों में जागे। ठीक है, जनवाद का अर्थ होता है लोगों के अधिकार। ठीक है, लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता चला, तो इस कारण वहाँ पर सामंती व्यवस्था का अंत हुआ। कहाँ अंत हुआ? यूरोप में सामंती व्यवस्था का अंत हुआ। ठीक है, और उसका कारण रहा स्वतंत्रता और जनवाद के अधिकारों का विचार। ठीक है, जनवाद का विचार और स्वतंत्रता का विचार सामंती व्यवस्था के अंत का कारण बना रहा। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। और प्रश्न नंबर 3 है, फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप को किस प्रकार प्रभावित किया। तो फ्रांसीसी क्रांति ने लोगों के प्रति स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को उत्पन्न किया, जैसा कि हमने प्रश्न नंबर 2 में देख ही लिया है। ये विचार फ्रांस के साथ साथ यूरोप में भी फैलना शुरू हो गया, और इन विचारों ने यूरोप में सामंती का अंत किया। जैसा हमको पता है कि यूरोप में सामंती का अंत हो गया। मैं थोड़ा पास ले आता हूँ। इन क्रांति ने राजनीति, सामाजिक और आर्थिक जीवन को भी प्रभावित किया। तो इस क्रांति ने जो है राजनीति को प्रभावित किया, सामाजिक को प्रभावित किया, और आर्थिक जीवन को भी प्रभावित किया। तो ये था हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। आप इसे उतार लीजिए। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। तो प्रश्न नंबर 4 है, फ्रांसीसी क्रांति ने दास प्रथा को किस प्रकार प्रभावित किया। अब दास प्रथा भी चलती थी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, जिसमें दूर देशों से लोगों को लेके आया जाता था, उन्हें दास बनाकर रखा जाता था और उनसे कार्य करवाया जाता था। तो प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, औपनिवेशिक समाज ने संप्रभु राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। औपनिवेशिक का अर्थ होता है एक देश के दबदबे में दूसरे देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव आना। ठीक है, यानी आप औपनिवेशिक से ये समझ सकते हो कि जब एक देश के दबदबे में दूसरा देश काम करता है, तो औपनिवेशिक समाज यानी दूसरे देशों में भी संप्रभु राष्ट्र की स्थापना की जाने लगी। ठीक है, वहाँ भी जो है थोड़ा बहुत बदलाव आए, वहाँ भी लोगों पर तक विचार पहुँचे स्वतंत्रता और जनवाद के, और वहाँ पर आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, माफ़ करिएगा।
आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार, तो उस आंदोलन में जो है दासता से मुक्ति के विचार जो है वो भड़के, ठीक है। तो सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। तो अब वो कानून भी पारित हो गया 1784 में कन्वेंशन के द्वारा, परंतु जो हमारे नेपोलियन थे, ठीक है, नेपोलियन आए कन्वेंशन के बाद और उन्होंने दास प्रथा को फिर से शुरू किया। तो ये था हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, आप इसे उतार लीजिए। हम चलते हैं अनुच्छेद 3 पे। अनुच्छेद 3 का प्रश्न नंबर 1 है, 1791 के 1791 के संविधान में सक्रिय नागरिक का दर्जा किन्हें दिया गया? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो 1751 के संविधान में सक्रिय नागरिक का दर्जा पुरुषों को दिया गया, यानी जो सक्रिय नागरिक, जो वोट डालने का अधिकार और देश के हित में कार्य करने का अधिकार जो था वो सिर्फ पुरुषों के पास था। तो ये था हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, आप इसे उतार लीजिएगा। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। महिलाओं ने क्या मांग रखी? तो महिलाओं ने अपने हित में कुछ मांग रखी थी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। तो आइए देखते हैं कि वो मांग क्या थी। तो महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। तो यानी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिले और राजनीतिक पदों में भाग लेने का अधिकार मिले। तो वो वही इसी चीज़ों की उन्होंने मांग रखी थी। प्रश्न नंबर 3 है, महिलाओं ने राजनीतिक अधिकारों की मांग क्यों रखी? तो महिलाओं का मानना था कि नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाए, यानी महिलाओं का मानना था कि नई सरकार में उनका भी थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत उनका भी जो है मान सम्मान हो और उनको भी मौका मिले कि वो भी नई सरकार को बनाए और नई सरकार को जो है अपनी योजनाओं के बारे में बताएं। इसलिए महिलाओं ने राजनीतिक अधिकारों की मांग रखी, इसलिए महिलाओं ने जो है राजनीतिक अधिकारों की मांग रखी। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है, महिलाओं को समान अधिकार मिलने से क्या परिवर्तन आ सकता है? तो महिलाओं को समान अधिकार मिलने से निम्नलिखित परिवर्तन आ सकता है। देश में समानता आ जाएगी, ठीक है, दोनों में मतभेद नहीं रहेगा, स्त्री पुरुष दोनों एक समान। देश ज़्यादा वृद्धि करेगा, देश ज़्यादा वृद्धि करेगा, क्योंकि जब स्त्री पुरुष दोनों कार्य करेंगे तो एक से भले 2 से भले 4 हाथ हो जाएंगे, और 4 हाथ हो जाएंगे तो देश ज़्यादा वृद्धि करेगा ही करेगा। और प्रश्न नंबर 3, माफ करिएगा, तीसरा टॉपिक जो तीसरा हमारा वो तीसरा जो लिखने का तरीका है वो है, महिलाएं भी पुरुष के कार्य कर पाएंगी, जैसे व्यवसाय चलाना, कलाकार बन सकती है आदि, यानी महिलाओं को भी अवसर मिलेगा कुछ नया कार्य करने का। तो ये था हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, आप इसे उतार लीजिएगा। हम चलते हैं अनुच्छेद 4 पे। तो अनुच्छेद 4 का प्रश्न नंबर 1 है, तीसरे एस्टेट में कौन कौन से वर्ग शामिल थे? तो तीसरे एस्टेट में सौदागरों व निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग शामिल थे। याद रखिएगा, तीसरे एस्टेट में जो है कुछ अमीर लोग भी थे और कुछ गरीब लोग भी थे। तो ये था हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, आप इसे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आप इसे उतार लीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 4 के प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। तो प्रश्न नंबर 2 है कि क्या अमीर पादरी भी तीसरे एस्टेट के सदस्य थे? तो नहीं, अमीर जो थे वो प्रथम एस्टेट के सदस्य थे, ठीक है, वो कुलीन वर्ग के सदस्य थे। प्रश्न नंबर 3, तीसरे एस्टेट के लोगों का विशेष अधिकार के बारे में क्या मानना था? तो तीसरे एस्टेट के लोग मानते थे कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, यानी जो समूह था, ठीक है, तीसरा एस्टेट था, वो मानता था कि किसी भी जो है समाज में विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है, सबको विशेष अधिकार खुद कमाने चाहिए, और जो बिल्कुल सही बात है। तो ये था हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, आप इसे उतार लीजिएगा। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। तीसरे एस्टेट के लोगों के अनुसार सामाजिक हैसियत का आधार क्या होना चाहिए? तो सामाजिक हैसियत, हम कहते हैं ना हैसियत होनी चाहिए, तो जो तीसरे एस्टेट थे उनके अनुसार हैसियत क्या होनी चाहिए, ठीक है, हैसियत का आधार क्या होना चाहिए? तो इसका उत्तर है, तीसरे एस्टेट के लोगों के अनुसार सामाजिक हैसियत के आधार योग्यता के अनुसार होना चाहिए, यानी अगर आप योग्य हो तभी आपको हैसियत प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 65। आशा करता हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।